प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का आज की क्लास में स्वागत है। आज के पाठ का विषय है भारतेंदु युगीन नाटक के बारे में आज हम पढ़ेंगे। भारतेंदु युग के प्रमुख नाटककार कौन कौन हैं, कौन कौन से नाटक लिखे गए, उनकी मुख्य प्रवृत्तियाँ क्या थी, इसके बारे में आज हम जानेंगे। जैसा कि हमने पिछले पाठ में जाना कि हिंदी में आधुनिकता और गद्य दोनों साथ साथ आए और इसमें भी सबसे पहले जिस विधा में यह आधुनिकता आई वह नाटक था। भारतेंदु जी का एक युग प्रवर्तक के रूप में महत्व स्वीकार किया जाता है। उन्हें हिंदी नाटक का, विशेष रूप से आधुनिक हिंदी नाटक का जन्मदाता भी कहा जाता है। भारतेंदु युग के प्रमुख नाटककारों की हम बात करें तो हम ये देखते हैं कि भारतेंदु जी ने नाटककारों का एक मंडल तैयार किया था और ये सभी नाटककार किसी न किसी रूप से भारतेंदु जी से प्रेरित थे। भारतेंदु युग के प्रमुख नाटककारों को एक एक करके हम उनके बारे में परिचय प्राप्त करेंगे। हम ये जानते हैं कि भारतेंदु युग में जितने भी नाटककार थे वो पत्रकार भी थे और पत्रकार होने से तात्कालीन समाज की जितनी भी कुरीतियाँ थी उनका उन्हें गहरा ज्ञान था और अपनी रचनाओं में, चाहे वो उपन्यास हो, चाहे वो नाटक हो, चाहे वो निबंध हो या काव्य हो, सब में ऐसी कुरीतियों के प्रति एक चेतना का भाव इनमें पाया जाता है। जनमानस को जागृत करने के उद्देश्य से इन्होंने अपना साहित्य कर्म किया और नाटकों का भी मूल उद्देश्य इन लेखकों ने मनोरंजन के साथ साथ जन जागरण करना और देशवासियों में आत्मविश्वास उत्पन्न करना रखा। साथ ही शैली की दृष्टि से देखें तो भारतेंदु युग की बड़ी विशेषता यह है कि इसमें पाश्चात्य और संस्कृत की जो नाटक परंपराएं हैं उनका संयोजन करते हुए नाटक को तात्कालीन मध्य वर्गीय समाज की अभिरुचि से जोड़ने का काम किया। प्रमुख नाटककारों में जो प्रतिनिधि नाम हैं वो इस प्रकार से हैं। स्वयं भारतेंदु हरिश्चंद्र, जिनके बारे में हम पहले बातचीत कर चुके हैं, श्रीनिवास दास, प्रताप नारायण मिश्र, राधा कृष्ण दास, राधाचरण गोस्वामी, बालकृष्ण भट्ट, बाल मुकुंद पांडे, काशीनाथ खत्री, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन,
शीतला प्रसाद त्रिपाठी, जिनका जानकी मंगल नाटक है। इस प्रकार से ये प्रमुख नाटककार हुए। इन सभी नाटककारों की विशेषता ये थी कि इन्होंने अपने नाटकों को आदर्शवादी, यथार्थवादी, समाज सुधारवादी, राष्ट्रवादी और स्वच्छंदतावादी रूप दिया। एक एक करके हम कुछ नाटककारों के नाटकों का परिचय प्राप्त करते हैं। इनमें से सबसे पहले लाला श्रीनिवास दास को लेते हैं। तो लाला श्रीनिवास दास ने पौराणिक आख्यानों पर नाटक लिखे। उनमें से कुछ इस प्रकार से है, जैसे प्रहलाद चरित्र, तप्ता संवरण। प्रहलाद आप जानते ही हैं, हिरण्याकश्यप और प्रहलाद की इसमें कथा है, होलिका की कथा है। तप्ता संवरण भी एक प्रकार का पौराणिक आख्यान है। इसमें तप्ता और संवरण की पौराणिक प्रेम कथा है। यह नाटक हरिश्चंद्र मैगजीन में, जो भारतेंदु हरिश्चंद्र निकालते थे, उसमें सन 1874 को छपा था। और इसकी कहानी इस प्रकार से है कि संवरण तप्ता के ध्यान में मग्न रहते हैं और इस ध्यान में लीन रहने के कारण वे गौतम मुनि को प्रणाम करना भूल जाते हैं। उनकी इस प्रकार की धृष्टता से गौतम मुनि क्रुद्ध हो जाते हैं और वो उन्हें शाप देते हैं कि जिसके ध्यान में तुम मग्न हो वह तुम्हें भूल जाए। इस प्रकार का शाप जब उनको मिलता है तो संवरण को अपनी गलती का एहसास होता है और फिर गौतम मुनि उस पर दया करके, उस पर सदय होकर के शाप के परिहार का उपाय बताते हैं कि अंग स्पर्श से, जब तप्ता से अंग स्पर्श हो जाएगा तब तुम्हें उसे फिर से तुम्हारे स्मरण हो आएगा। इस प्रकार का बड़ा ही एक रोचक और श्रृंगार प्रधान इसका कथानक है। इसी तरह से रणधीर प्रेम मोहिनी हम जानते हैं कि रणधीर प्रेम मोहिनी के बारे में कहा जाता है कि ये 1877 में प्रकाशित हुआ था और आचार्य शुक्ल मानते हैं कि यह रोमियो जूलियट से प्रभावित था और इसे आधुनिक हिंदी का पहला दुखांत नाटक भी कहा जाता है। रणधीर प्रेम मोहिनी आप याद रखें को हिंदी का पहला दुखांत नाटक माना जाता है। आपको पता है कि दुखांत और सुखांत ये दो प्रकार के नाटक अंग्रेजी नाटक के प्रकार हैं, कॉमेडी एंड ट्रेजिडी। तो ये हिंदी का पहला जो ट्रेजिडी नाटक है, ट्रेजिडी ड्रामा है, वो रणधीर प्रेम मोहिनी को माना जाता है। संयोगिता स्वयंवर, संयोगिता और पृथ्वीराज की प्रेम कथा इसमें और उनका स्वयंवर पर आधारित ये कथानक है। राधा कृष्ण दास की बात करें तो इनके प्रमुख नाटकों में जो पौराणिक नाटक इन्होंने लिखे, पौराणिक नाटकों में राधा कृष्ण दास का महारानी पद्मावती, धर्मालाप, महाराणा प्रताप सिंह या राजस्थान केसरी उल्लेखनीय है। ये इनका बहुत प्रसिद्ध नाटक हुआ, महाराणा प्रताप सिंह या राजस्थान केसरी। बालकृष्ण भट्ट ने दमयंती स्वयंवर, नल दमयंती की प्रेम कथा पर आधारित, और वेणु संहार, कलिराज की सभा, रेल का विकट खेल, बाल विवाह, जैसा काम वैसा परिणाम, ये प्रहसन और प्रेम कथा प्रधान नाटक लिखे। इनमें से जो वेणु संहार है, वेणु संहार मूल रूप से
भट्ट नारायण जो संस्कृत के प्रसिद्ध नाटककार थे, उनका वेणी संहारम से प्रभावित है। और वेणी संहारम में जो कथा है वो भीम के प्रतिशोध की कथा है। जब द्यूत प्रसंग में दुशासन द्रौपदी को केस पकड़ के भरी सभा में लेके आते हैं, तो भीम ये प्रतिज्ञा करते हैं कि वो है पांचाली के अपमान का बदला उनके केशों को दुशासन के रक्त से रंग कर फिर उसकी वेणी का संहार या सजाएंगे, उसकी वेणी को दुशासन के खून से सजाएंगे। इस प्रकार का ये कथानक है, जिसमें इसलिए इसको वेणी संहार कहा जाता है। संहार शब्द का मतलब होता है गूंथना या सजाना, और वेणी शब्द का मतलब होता है चोटी। तो कहते हैं कि द्रौपदी ने फिर वो चोटी तब तक न बांधी थी जब तक कि दुशासन का वध नहीं हुआ। तो इस प्रकार से ये बड़ा ही रोचक कथानक है जिस पर यह नाटक लिखा गया है। और इसके नाटककार हैं राधा कृष्ण दास। इसके नाटककार है बालकृष्ण भट्ट। और बाकी इन्होंने जो रेल का विकट खेल और बाल विवाह, जैसा काम वैसा परिणाम, ये एक तरह से जो सामाजिक कुरीतियाँ हैं, उन पर विसंगतियाँ हैं समाज की, उनके ऊपर एक तरह से व्यंग्य है या प्रहसन है। इसके अलावा बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघर ने समाज एवं राष्ट्र की विभिन्न परिस्थितियों से प्रेरित होकर जो नाटक लिखे वो इस प्रकार से है। भारत सौभाग्य, भारत दुर्दशा उन्होंने लिखा था भारतेंदु जी ने, और इन्होंने लिखा भारत सौभाग्य। तो ऐसा जान पड़ता है कि ये इनका कथानक एक दूसरे के विपरीत है। प्रयाग राम आगमन, वारंगना रहस्य, वृद्ध विलाप नामक नाटक लिखे। और इन सभी नाटकों की जो भाव भूमि है वो मुख्य रूप से राष्ट्र सुधार की भावना है। बात करें राधाचरण गोस्वामी के नाटकों की, तो राधाचरण गोस्वामी ने सती चंद्रावली, अमर राठौड़, श्रीदामा, बूढ़े मुँह मुहासे, भंग तरंग नाटक लिखे, जिनमें अंतिम तीन सामाजिक बुराइयों की आलोचना व्यंग्यात्मक शैली में करने वाले प्रहसन है। जो अंतिम तीन है, श्रीदामा, बूढ़े मुँह मुहासे और भंग तरंग, ये जो नाटक है इनमें सामाजिक बुराइयों का व्यंग्यात्मक शैली में निरूपण किया गया है। और एक तरह से ये प्रहसन है जो जनता के मनोरंजन के लिए और जनता के मर्म पर चोट करने के लिए लिखे गए हैं। हम देखते हैं कि भारतेंदु युग के जो तमाम जो नाटककार थे, उन्होंने समाज की विभिन्न बुराइयों पर, मानव जीवन के विविध पक्षों पर नाटक लिखे। और उनका जो सामाजिक समस्याएं थी उनका चित्रण इन नाटकों में अधिक हुआ है। सामाजिक समस्याएं जो परिवार, जो समाज की इकाई होती है, वहाँ से लेकर के और राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय राजनीति तक पर उन्होंने व्यंग्य लिखे, प्रहसन लिखे। जैसे पारिवारिक विसंगतियाँ, जैसे कि बाल विवाह, पर्दा प्रथा, ऐसी जो अनेक प्रथाएं जो समाज में होती है, कन्यावध और अंधविश्वास जो समाज में व्याप्त होते हैं, पाखंड है, व्यभिचार जो होते हैं, स्त्री स्वातंत्र्य, दाम्पत्य जीवन, प्रेम विवाह, यौन व पश्चिमी सभ्यता और संस्कृति में डूबे नव शिक्षितों आदि से संबंधित अनेक प्रश्नों पर उन्होंने नाटक लिखे। और इन समस्याओं में नाटककारों ने पूरी गंभीरता और गहराई के साथ इन समस्याओं को उद्घाटित किया। इन नाटककारों की मुख्य विशेषता है कि ये तर्क या बुद्धि पर ज़्यादा जोर नहीं देते हैं, बल्कि ये आधुनिक शिक्षा की तो खिल्ली उड़ाते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं। और तर्क या बुद्धि की उपेक्षा इन्होंने की, और इसके साथ इन्होंने सुधारवादी मूल्यों पर विशेष जोर दिया। सुधारवादी सोच इनकी रही, सुधारवादी मूल्य पर ये चले। तो ये इनकी मुख्य मुख्य विशेषताएं हैं।
क्योंकि ये एक ऐसा समय था जब प्राचीन और नवीन का मेल हो रहा था और संघर्ष भी हो रहा था। दोनों ही बातें हो रही थी। एक तो पाश्चात्य सभ्यता और पूर्वी सभ्यता, जो भारतीय सभ्यता है जो आध्यात्मिकवादी है, और पाश्चात्य सभ्यता जो भौतिकवादी है, दोनों का मेल भी हो रहा था और उस पर संघर्ष भी हो रहा था। इसके कारण से ऐसे बहुत सारे प्रसंग होते थे जो जिनसे प्रहसन बन पड़ते थे। जैसे कि इन नाटकों के बारे में आचार्य शुक्ल लिखते हैं कि हास्य विनोद की प्रवृत्ति भारतेंदु काल के प्राय सब लेखकों में थी। प्राचीन और नवीन के संघर्ष के कारण इस युग के लेखकों में हास्य के अवलंबन दोनों पक्षों में मिलते थे। प्राचीन पक्षों में भी हास्य का अवलंबन मिल जाते थे। ऐसे बहुत सारे प्रसंग, प्राचीन हमारी को विसंगतियाँ थी प्राचीन संस्कृति की, उसके कारण भी प्रहसन का विषय बनते थे। और आधुनिक जो सभ्यता है उसके भी उसके भीतर भी वो हास्य के अवलंबन खोज लेते थे। जैसे कि प्राचीन के अंदर हम प्रहसन के विषय देखें तो जैसे बात बात में बाप दादाओं की दुहाई देने वाले, धर्म के आडंबर के आड़ में दुराचार छिपाने वाले पुराने खूसट उनके विनोद के लक्ष्य थे। पुराने जो खूसट है, जो धर्म की आड़ में अपने दुराचारों को छिपाते थे, वो उनके विनोद का लक्ष्य बने। जैसे बूढ़े मुँह मुहासे हम देख रहे हैं, वृद्ध विलाप है, और ये जो बाल विवाह है, भंग तरंग है, ऐसे जो नाटक है वो प्राचीन जो हमारी सभ्यता है उस पर व्यंग्य किया गया है। इसी तरह से जो पश्चिमी चाल ढाल की ओर से मुंह के बल गिरने वाले फैशन के गुलाम भी उनके लक्ष्य हुआ करते थे। जो पश्चिमी चाल ढाल, जो नई सभ्यता आई थी, उसका अंधा अनुकरण करने की जो प्रवृत्ति थी, उस पे भी उन्होंने नाटक लिखे। बात करें हम कुछ अन्य नाटककारों की, तो इसमें भारतेंदु हरिश्चंद्र के अनेक प्रहसन भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखे थे। जैसे वेदिकी हिंसा, हिंसा न भवति, अंधेर नगरी, ये उनके प्रहसन थे। इसके अलावा भारतेंदु जी के ही नाटकों की बात करें तो उन्होंने एक नील देवी नाटक भी लिखा था। ये नील देवी नाटक एक गीति नाटक था और इसमें धर्म नीति, राजनीति के सामंजस्य को दिखाया गया है और एक हिंदू स्त्री की शूरवीरता दिखाई गई है। नील देवी वास्तव में पंजाब के राजा सूर्यदेव की पत्नी थी, जो बड़ी वीरांगना थी। उसके बारे में भारतेंदु जी नाटक लिखा है और उन्होंने बताया कि स्त्री केवल भोग्या नहीं है, बल्कि समय पड़ने पर, मुश्किल वक्त पर वो देश के लिए अपना बलिदान तक देने के लिए तैयार हो जाती है, अपना शौर्य दिखाती है। जैसे कि पश्चिम में स्त्रियां देश के लिए अपना योगदान देती है, वैसे ही भारतीय स्त्रियां भी ऐसी रही हैं, ऐसा उनका विषय है। इसके अलावा एक धनंजय विजय नामक नाटक भी भारतेंदु जी ने लिखा। ये धनंजय विजय मूल रूप से एक कांचन कवि का संस्कृत नाटक है और उसके जो तीसरा अंक है उसका अनुवाद, ये अनुदित नाटक है भारतेंदु जी का, उसका अनुवाद 1873 में भारतेंदु जी ने किया था। और इसकी कथानक इस प्रकार है कि आपको पता है कि धनंजय अर्जुन के लिए ये शब्द काम में लिया जाता है और एक शापवश धनंजय है, अर्जुन है, उनको एक शाप के कारण 1 वर्ष अज्ञातवास में एक किन्नर के रूप में रहना पड़ता है, जो कि शाप के कारण होता है। और ये शाप उनको मिला था जब इंद्र सभा में अर्जुन गए थे, तो वहाँ पर जो उर्वशी है, जो वहाँ की जो उर्वशी होती है, वह अर्जुन पे मुग्ध हो जाती है, अनुरक्त हो जाती है और वह अपना
प्रणय निवेदन अर्जुन से करती है तो अर्जुन उसे माता कहते हैं। माता इसलिए कहते हैं क्योंकि अर्जुन के एक पूर्वज हुए पुरूरवा, उनका और उर्वशी का प्रेम संबंध रह चुका था, इस कारण से वो उसे माता कहते हैं। तो इस प्रकार से माता कहने से, एक प्रेमी के द्वारा प्रेमिका को माता कहने से उर्वशी बड़ी नाराज़ होती हैं और उर्वशी उन्हें ये शाप देती है कि तुम 1 साल तक किन्नर हो जाओगे। तो उस शाप का असर ये होता है कि अर्जुन को जब उनका जो वनवास चलता है तो वनवास का जो अंतिम साल होता है वो अज्ञातवास रहता है, जिसमें अपना रूप बदल करके रहना पड़ता है। तो इसमें जो अर्जुन है वो राजा विराट की राज्य में एक किन्नर बन करके रहते हैं और किन्नर के रूप में वो राजा विराट की जो पुत्री होती है उर्वशी, उस उर्वशी को नृत्य और ज्ञान की शिक्षा देते हैं। एक बार राजा की गायों को कौरव हरण करके ले जाते हैं, उनकी गायों को छीन करके ले जाते हैं। तो राजा विराट पर बड़ी विपदा आ जाती है, गायों को वापस लाने की एक समस्या खड़ी हो जाती है। तो अर्जुन ये पहल करते हैं, जबकि सब लोग अर्जुन की खिल्ली उड़ाते हैं कि ये तो किन्नर है, ये तो किन्नर है, ये पुरुष है न स्त्री है, ये क्या गायों को वापस लेके आ जाएंगे। इस तरह से सब उसकी खिल्ली उड़ाते हैं। लेकिन अर्जुन तो अर्जुन थे, वो जाकर के कौरवों को परास्त करके, इसीलिए इस नाटक का नाम है धनंजय विजय, कौरवों को परास्त करके गायों को वापस लाते हैं। जब ये बात राजा विराट को पता चलती है तो राजा विराट को बड़ा आश्चर्य होता है और शर्म भी आती है कि उन्होंने अर्जुन की वीरता पर शक किया। तो इस शर्मिंदगी की स्थिति में ही वो अपनी पुत्री उत्तरा का हाथ अर्जुन के हाथ में देते हैं। लेकिन क्योंकि अर्जुन की वो शिष्या थी, पुत्री के समान थी, तो अर्जुन उसको अपने पुत्र अभिमन्यु के लिए स्वीकार करते हैं और फिर उत्तरा और अभिमन्यु का विवाह होता है। तो इस बड़ी ही रोचक और वीर रस और श्रृंगार रस से परिपूर्ण ये कथा है। एक अनुदित नाटक है जो भारतेंदु ने कांचन कवि से लेकर के लिखा है। इसी तरह से जैसा कि हमने बताया कि पाखंड विडंबन, ये पाखंड विडंबन जो भारतेंदु जी का नाटक है वो कृष्ण मिश्र के प्रबोध चंद्रोदय पर आधारित है। प्रबोध चंद्रोदय की बात हम कर चुके हैं कि प्रबोध चंद्रोदय संस्कृत का नाटक है जिसमें विभिन्न प्रतीकात्मक पात्रों के द्वारा जो दार्शनिक समस्याएं हैं उसका निरूपण किया गया है। लेकिन यहाँ पर प्रतीकात्मक पात्रों के द्वारा एक तो पाखंड विडंबन है और भारत दुर्दशा में प्रतीकात्मक पात्रों के द्वारा देश की तात्कालीन जो परिस्थितियाँ थी, राजनीतिक सामाजिक विसंगतियाँ थी, उन पे भारतेंदु जी ने बड़ा ही जोरदार व्यंग्य किया है। तो यहाँ हम देखते हैं प्रमुख प्रवृत्तियाँ क्या क्या थी। भारतेंदु युगीन नाटकों के विषय वस्तु की दृष्टि से 3 वर्गों में ये बांटा जा सकता है। जैसे पौराणिक नाटक, जैसा हमने बताया कि ये धनंजय विजय है, वेणी संहार है और सत्य हरिश्चंद्र है। इसके अलावा भक्त प्रहलाद के नाटक है, पद्मावती, ये जो अनेक प्रकार के जो नाटक है, संयोगिता, ये श्री चंद्रावली है, ये जो नाटक है वो सती प्रताप है। ये नाटक मुख्य रूप से पौराणिक है। ऐतिहासिक नाटकों की बात करें तो जो इतिहास के जो चरित्र हैं, जैसे कि संयोगिता स्वयंवर है, महाराणा प्रताप सिंह है, अमर सिंह राठौड़ हैं और नील देवी है, ये जो नाटक है वो ऐतिहासिक नाटकों में कहे जाएंगे। और इसी तरह से कुछ काल्पनिक कथानक पर आधारित नाटक है, जैसे रणधीर प्रेम मोहिनी है, ये विशुद्ध कल्पना पर आधारित नाटक है। बूढ़े मुँह मुहा से, इसी प्रहसन भी प्राय कल्पना पर ही आधारित है। एक बात और है कि इस युग में अनुवाद भी बहुत हुए, बहुत सारे अच्छे अच्छे अंग्रेजी नाटकों के अनुवाद हुए। जैसे भवभूति है, संस्कृत में भवभूति के उत्तर रामचरित, मालती माधव
महावीर चरित्र, इन नाटकों का भारतेंदु युग में अच्छा अनुवाद हुआ। इसके अलावा कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविका अग्निमित्रम का अनुवाद हुआ और कृष्ण मित्र का जो प्रबोध चंद्रोदय है उसका भी अनुवाद किया गया। इसके अलावा शूद्रक की मृच्छकटिक का अनुवाद हुआ, हर्ष की रत्नावली का अनुवाद हुआ, भट्ट नारायण के वेणीसार, जिसका हमने अभी जिक्र किया वेणीसार का, जिसमें भीम और भीम के प्रतिशोध की कथा है, उसका भी अनुवाद हुआ। इसके अलावा बंगला से काफ़ी अनुवाद हुए। बंगला भाषा से माइकल मधुसूदन दत्त के जो नाटक है, पद्मावती है, शर्मिष्ठा है और कृष्ण मुरारी है, इन नाटकों का अनुवाद हुआ। इसके अलावा इंग्लिश से बात करें तो अंग्रेजी के नाटकों का जो बात करें अनुवाद की, तो सबसे अधिक शेक्सपियर के नाटकों का अनुवाद हुआ। इनमें प्रमुख है मर्चेंट ऑफ वेनिस का अनुवाद वेनिस का व्यापारी नाम से हुआ। द कॉमेडी ऑफ एरर्स, ब्रह्मजालक, ये मुंशी इमदाद अली ने इसका अनुवाद किया। भूल भुलैया नाम से लाला सीताराम ने इसका अनुवाद किया। एज यू लाइक इट, मन भावन, इसका अनुवाद पुरोहित गोपीनाथ ने किया। रोमियो जूलियट, इसका प्रेम लीला नाम से पुरोहित गोपीनाथ द्वारा अनुवाद हुआ। मेघबेत का अनुवाद साहसेंद्र साहस नाम से, मेघबेत जो नाटक है उसका अनुवाद साहसेंद्र साहस नाम से मथुरा प्रसाद उपाध्याय ने 1893 में किया। इस प्रकार से ये नाटक लिखे गए। और हम ये बात कर चुके हैं कि अंग्रेजी नाटकों के संपर्क में आने का परिणाम यह था कि लाला श्रीनिवास दास ने रणधीर प्रेम मोहिनी नामक दुखांत नाटक की रचना की और इसको हमने इस रूप में पढ़ा है कि यह हिंदी का पहला दुखांत नाटक है। इस युग के अधिकांश नाटक साहित्य आदर्शवादी या सुधारवादी कहे जा सकते हैं। आदर्शवाद और सुधारवाद इनमें था। शिल्प विधि एवं शैली की दृष्टि से ये नाटक भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटकों से प्रभावित थे। इनमें गद्य खड़ी बोली में तथा पद्य ब्रजभाषा में प्रयुक्त होता था और भारतेंदु युग का नाटक साहित्य जनता के बहुत समीप था तथा वह लोक रंजन और लोक शिक्षण दोनों के तत्वों से युक्त रहा। लोक रंजन, लोगों का मनोरंजन भी करता था और साथ में लोगों को कुछ सीख जनजागरण भी उनका करता था और जनसाधारण से लेकर के विद्वानों तक में नाटक का बहुत अधिक प्रचार था। तो इस प्रकार से हमने देखा कि भारतेंदु युग में नाटक एक प्रमुख विधा के रूप में उभरा और उसमें हर प्रकार के नाटक, वो चाहे मौलिक नाटक हों, अनुदित नाटक हों या पौराणिक ऐतिहासिक कथानकों पर आधारित नाटक हों, पर्याप्त मात्रा में लिखे गए और सभी नाटकों में समाज की जो विसंगतियां हैं उन पर चोट की गई और जो समाज के जो एक प्रेरक पुरुष हैं उनके जीवन को अभिव्यक्त उस नाटकों के माध्यम से मिली। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपने युग का निरूपण करते हुए नाटक नामक उनका जो ग्रंथ है, भारतेंदु हरिश्चंद्र एक सिद्धांतकार भी थे नाटक के, तो उन्होंने नाटक नामक ग्रंथ भी लिखा जिसमें नाटकों की तात्कालीन गति क्या थी उस पर उन्होंने बातचीत की। तो वो नाटक नामक ग्रंथ में क्या लिखते हैं उस पर ज़रा हम बात करके इस पाठ को समाप्त करते हैं। नाटक में भारतेंदु हरिश्चंद्र लिखते हैं कि उस समय, उनके समय में उनके मंडल के लेखक किस प्रकार के नाटक लिख रहे थे, उन नाटकों का उद्देश्य क्या होता था, इस बात का हमें पता उनकी इस उद्धरण से चलता है। तो उद्धरण इस प्रकार से है, भारतेंदु लिखते हैं, नवीन नाटकों की रचना के मुख्य उद्देश्य ये होते थे। यथा पहला उद्देश्य श्रृंगार, कुछ नाटक श्रृंगारिक होते थे। दूसरा उद्देश्य हास्य, कुछ नाटक प्रहसन होते थे जो लोगों के मनोरंजन करने के लिए होते थे। कुछ नाटक कौतुक होते थे और कुछ नाटक समाज संस्कार और देश वत्सलता से प्रेरित होते थे। समाज को संस्कृत करने के लिए और देश के प्रति प्रेम जगाने के लिए भी कुछ नाटक लिखे जाते थे। एक बात वो लिखते हैं कि श्रृंगार और हास्य प्रसिद्ध है। कौतुक क्या होता है? कौतुक वह है जिसमें लोगों के चित्त के विनोदार्थ किसी अंग विशेष द्वारा या किसी प्रकार से अद्भुत घटना दिखाई जाती है। कौतुक जो नाटक होते हैं उनमें लोगों के चित्त के मनोरंजन के लिए, उनका विनोद करने के लिए, मनोविनोद करने के लिए किसी अंग विशेष, नाटक के किसी अंग विशेष द्वारा या किसी
घटना विशेष के द्वारा कोई कौतुक चीज़ दिखाई जाती है। समाज संस्कार के नाटकों में देश की कुरीतियों को दिखलाना मुख्य कर्तव्य है। समाज को संस्कारित करना, उसकी अशुद्धियों को दूर करना और समाज के अंदर नई प्रकार के मूल्य स्थापित करने की दृष्टि से जो नाटक लिखे गए उनमें कुरीतियों पर चोट की गई। जैसे शिक्षा की उन्नति के कारण उत्पन्न होने वाली विकृतियाँ, जैसा हमने देखा कि पाश्चात्य शिक्षा के कारण जो कई प्रकार की विकृतियाँ समाज में आई थी, उसका भी उन्होंने इस नाटक में किया है। इस प्रकार हम देखते हैं कि विवाह संबंधी कुरीतियाँ हैं, धर्म संबंधी अन्य विषय हैं, उनमें भी संशोधन की बात इन नाटकों में उठी। इसके अलावा देश वत्सलता के जो नाटक है उनका उद्देश्य देखने वाले पढ़ने वालों के हृदय में स्वदेश अनुराग उत्पन्न करना है। और देश वत्सलता से, देश प्रेम से संबंधित जो नाटक है उनका जो विषय होता है वो मुख्य रूप से करुण या वीर रस से परिपूर्ण होता है। ये बात मुख्य रूप से भारतेंदु जी ने लिखी है। तो कल फिर अपन नाटक पर ही आधारित एक नए पाठ के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत। हिंद देश के निवासी सब जन एक है, रंग रूप वेशभूषा चाहे अनेक है। धन्यवाद।